हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ प्राइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आज है जिसका लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में हमने विभिन्नता के बारे में पढ़ा था कि विभिन्नता किस प्रकार आती है और विभिन्नताओं का संचयन किस प्रकार जीवों में होता है, उनके प्रकार क्या हैं, आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है और आनुवंशिक लक्षण क्या हैं। और हमने वहीं समझा था कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। तो आनुवंशिकी के जनक मैंने आपको बताया था कि मेंडल हैं और जिनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक, और इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किए वो भी मैंने आपको बताया था, मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। इतना अपन कल कर चुके थे बेटा। और एक चीज़ और मैंने बताई थी, ये चर्च में पादरी थे और आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना उसको। ठीक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे का, जैसे अब वहाँ पे मैंने आपको बताया होगा कि मेंडल ने मटर के पौधे को उसमें चर्च में ही थे तो वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे लक्षण उनको अलग अलग दिखे तो उन्होंने इसी को चुन लिया। तो क्या कारण थे आज हम डिटेल में समझेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, मतलब किसी और पौधे पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किए, मटर के पौधे पर ही क्यों किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं मेंडल। और ये प्रश्न भी बहुत आता है बेटा, आपसे काफ़ी पूछा जाता है, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। ठीक, और कोई पौधा क्यों नहीं चुन सकते थे, तो बारी बारी से हम समझेंगे क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से चुना। देखो, पहला चीज़ ये कि मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, मतलब यह दिखाई देते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। तो मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं? 7 जोड़ी। अब बात आती है बेटा, से पहला विपर्यासी लक्षण की बात मैं करूं, वो भी कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। अब ये विपर्यासी लक्षण होते क्या हैं, इनको समझते हैं। मतलब ये ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम भौतिक रूप से आसानी से मतलब पता कर सकें, जैसे एक लंबा पौधा, बौना पौधा। ठीक, यानी मटर का लंबा पौधा, मटर का बौना पौधा। अच्छा, मटर की जो फली होती है वो लंबी फली और छोटी फली। ठीक है, मटर का जो बीज है एक गोल बीज होता है और एक झुर्रीदार सिकुड़ा सा बीज, पीला बीज और हरा बीज। तो ऐसे ही करके मटर में क्या होता है ना, 7 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है कि भाई ये वाला लक्षण इस मटर के पौधे में अलग है और ये इसमें। तो हम अलग अलग मटर के जैसे 2 पौधे हैं और दोनों पौधों में अलग अलग लक्षण अपने को आसानी से देखने को मिल जाते हैं कि भाई ये लंबा पौधा है और ये बौना है, या फिर इस पौधे की जो फली है वो हरी है, ठीक है, इसकी पीली। तो ये चीज़ें, और पुष्प का भी रहता है कि इसमें नीला है और इसमें क्या है, सफ़ेद है। तो ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं और आसानी से हम पता कर पाते हैं। तो इन्हीं लक्षणों को हम क्या कहते हैं, विपर्यासी लक्षण। तो मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे? 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं बेटा। ठीक है, तो पहला कारण तो इनका यही रहा कि मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण इन्हें दिखे। विपर्यासी लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जिनको आसानी से समझा जा सके कि ये इसमें अलग है, इस पौधे में अलग है। क्लियर? अब पहला पॉइंट आपका हो चुका है। दूसरा बेटा, बाकी पौधों में ये नहीं होते, इतने आसानी से नहीं पहचान सकते हो। दूसरा आप ले लो 1 वर्षीय पौधा। 1 वर्षीय पौधा, मटर क्या है, 1 वर्षीय पौधा है। अगर वो मान लो आम का पेड़ चुनते तो इंतजार करते 2-4 साल, कम से कम 4 से 5 साल का पेड़ होता है, ठीक है, तब उस पे आम आते हैं। ठीक है, तब इंतजार करते, या अन्य कोई भी पौधा चुनते तो उसमें बहुत सारी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती। यहाँ पे ये 1 वर्षीय पौधा होता है, लक्षण भी, तो कोई एक कारण नहीं होता कि एक कारण से हम किसी पौधे को चुन लें और एक्सपेरिमेंट करें, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो विपर्यासी लक्षण वाला पहला रहा इनका। दूसरा 1 वर्षीय पौधा है ये मटर।
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा तीसरा क्या है। देखो मटर के पौधे में स्वपरागण आसानी से होता है। परपरागण स्वपरागण मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि परपरागण और स्वपरागण क्या होता है। तो मटर के पौधे में क्या होता है, स्वपरागण होता है। क्या, स्वपरागण। ठीक। अच्छा, जरूरत पड़ने पर कृत्रिम परागण भी कर सकते हैं भैया, वो भी आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो एक ये भी रीजन रहा कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। ठीक। एक और कि इसकी जो एक पीढ़ी है, जैसे फली जो होती है, एक पीढ़ी में जैसे हमने उगाया और पेड़ बड़ा हुआ, फली उसकी आई और जब उसको अलग करते हैं, बीज निकालते तो बहुत सारे बीज हमें मिलते हैं। तो एक पीढ़ी में हमें अनेक बीज मिलते हैं। एक पीढ़ी में अनेक बीज मिलते हैं। ठीक है। तो मटर का जो पौधा है उसके एक पीढ़ी में हमें अनेक बीज मिलते हैं और एक पौधे में काफ़ी सारी फली आती हैं, उस पर बहुत सारे बीज अपने को मिल जाते हैं, जिनको हम उगाएंगे तो दोबारा अपने को उनके लक्षण देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कोई से लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं उभर के आते तो दूसरी पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, तो ये चलता रहता है। तो मटर के पौधे को मेंडल ने क्यों चुना, अपने को समझ आ गई हैं। 4 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं 7 जोड़ी, 1 वर्षीय पौधा है ये, स्वपरागण इसमें होता है और कृत्रिम परागण भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना, और कृत्रिम परागण भी आप इसमें आसानी से कर सकते हो। दूसरा, एक पीढ़ी में अनेक बीज हमें इसमें मिलते हैं। क्लियर बेटा? ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वो है संकरण क्या होता है। ठीक, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, या फिर आपने एक शब्द सुना होगा हाइब्रिड। ठीक, आपने शब्द सुना, मैं संकरण यही ला लेता हूं, संकरण। ठीक, आपने शब्द सुना होगा बेटा हाइब्रिड। जो गांव के बच्चे हैं, ठीक है, जो खेती वगैरह से जुड़े हुए हैं, जिनके घर में खेती होती है, उनको पता होगा कि हाइब्रिड मक्का, और बाकी बच्चों को भी पता हो सकता है हाइब्रिड खीरा, मक्का, यानी बहुत सारी चीज़ें अपने को हाइब्रिड के नाम से मिलती हैं। ठीक है, बीज लाते हैं गांठते। अब हाइब्रिड क्या होता है, कैसे हाइब्रिड बनती है कोई भी चीज़। ठीक, तो देखो हाइब्रिड क्या है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी संकर क्या है। हाइब्रिड मतलब संकर और हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। इस चीज़ को अपने को समझना है। जब हम क्या कराते हैं, दो ऐसे पौधों के बीच क्रॉस कराएं या हम कहें निषेचन कराएं, जैसे मैंने एक पौधा ले लिया, यहां पे एक लिया लंबा, ठीक, और एक बौना। दोनों ही लक्षण अलग अलग हैं। ठीक, एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। जब इनके बीच में संकरण आप कराओगे, ठीक, इनके बीच में संकरण कराओगे, तो जो अब नई प्रजाति आपको प्राप्त होगी, यानी इनके बीच में संकरण कराने से जो बीज बनेंगे उनको जब उगाया जाएगा, जो नया पौधा होगा वो कहलाएगा संकर। समझ में आ गई बात, यानी हाइब्रिड। ठीक, क्योंकि उसमें इस लंबे पौधे के भी लक्षण होंगे और बौने पौधे के भी लक्षण होंगे। ठीक, लंबे पौधे के भी होंगे और बौने पौधे के, तो वो क्या कहलाएगा, संकर यानी हाइब्रिड। ठीक, दोनों के लक्षण उसमें मिक्स रहेंगे। तो हाइब्रिड आपको समझ आ गया। ठीक है, संकर पौधा क्या होता है, संकरण क्या है, ये जो क्रिया है संकरण कराने की, तो वो क्या है, संकरण है। इन पे क्रॉस कराने के भाई लंबे पौधे, यानी आप ऐसे बोल सकते हो, ये लंबा और बौना जो आपको पौधा दिख रहा है, ये कैसे लक्षण है बेटा, विपर्यासी लक्षण है। और जब विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उससे प्राप्त संतति जो होती है वो संकर कहलाती है, और ये प्रक्रिया हमारी संकरण कहलाती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कारक। ठीक है, अब देखो यहां पे अपने को लक्षण दिख रहे हैं कि कोई पौधे में लंबापन का लक्षण है, कोई बौना है, या फिर मैंने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण बताए। ठीक है, इन लक्षणों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक, अब जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसी को मेंडल ने कारक कहा था, क्योंकि मेंडल के टाइम पे बेटा जीन की खोज नहीं हुई थी। ठीक है,
बाद में होती है जीन की खोज। तो मेंडल के अनुसार सजीवों का जो प्रत्येक लक्षण जिन चीजों के द्वारा नियंत्रित होता है उनको मेंडल ने क्या कहा, कारक कहा। समझ गए ना। और तब का कारक आज का जीन है। ठीक, तब का कारक आज का जीन है। तो अगर जैसे हम जीन की बात करें, मैं कारक हेडिंग डाल लेता हूं बेटा पहले। कारक, कारक के द्वारा क्या किया जाता है, कारक या फिर हम बात कर लें जीन, बात एक ही है। पहले मेंडल ने कारक कहा था लक्षणों को नियंत्रित करने वाली का, और आज वो चीज क्या है, जीन है। जैसे डीएनए की बात करूं मैं, तो डीएनए जो बनता है, ठीक है, वो जीन से मिलकर बनता है। एक तरीके से हम कहें तो डीएनए के अंदर एक भाग होता है जिसमें प्रोटीन के निर्माण के लिए सूचना निहित होती है, तो वही क्या है, जीन है। तो डीएनए में क्या होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको डीएनए को तो मैं पहले ही बता चुका हूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। जीन के बारे में मैंने भी आपको बता दिया, कारक। ठीक है, मेंडल ने जिस चीज को कारक कहा उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है उसी को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अब कारक मेंडल ने किसको कहा, तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, एक बार और रिपीट कर देता हूं जिससे आपको और अच्छा से समझ आ जाएगी। ठीक, तो मेंडल के अनुसार जो सजीवों के लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को ही क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है, या फिर जीन आप कह सकते हो। लेकिन जीन पहले नहीं कहा जाता था, जीन की खोज बाद में हुई है। ठीक है, तो आपका कारक हो गया। नेक्स्ट बेटा है युग्म विकल्पी। क्या है, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी क्या है, इसको अपने को समझना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, अब जैसे मान लो एक गुण को प्रकट करने वाले जीन, एक ही प्रकार के गुण को प्रकट करने वाले जीन के दो विपर्यासी लक्षण हों। ठीक, युग्म विकल्पी में एक ही गुण को, जैसे यहां पे मैं एक एग्जांपल लूं, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी लंबे पौधे को, जीन को दिखा रहा है, और स्मॉल टी बौने पौधे को। ठीक, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो यहां पर अपने को कैसा पौधा प्राप्त होगा, लंबा ही पौधा बनेगा। तो एक गुण को प्रकट करने वाले, ठीक है, एक गुण को प्रकट करने वाले जीन्स के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। समझ आ गया बेटा। ठीक, बाकी डेफिनेशन आप नोट से भी नोट्स कर सकते हो और यहां से भी। ठीक है, तो युग्म विकल्पी समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा है समयुग्मजी। क्या है, समयुग्मजी। एक और यहीं पे ले लेते हैं, विषम, दोनों एक जैसे ही हैं, युग्मजी। समयुग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या है, देखो अब यहां पर समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर जो युग्म बनेंगे जीन्स के, जो लक्षणों के जो होंगे वो, जैसे कैपिटल टी दोनों साथ में होंगे, स्मॉल टी, ये क्या है, समयुग्मजी हैं। और यहां पर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं तो ये आपका यही बनेगा सिंगल। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो समयुग्मजी की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या डेफिनेशन बनेगी, यदि किसी लक्षण का बाहरी स्वरूप क्या है, लंबा है या बौना है। ठीक, या फिर आप ऐसे कह लो, यदि किसी लक्षण के दोनों जीन्स कैसे हैं, समान हैं, जैसे लंबा है तो शुद्ध लंबाई, अगर बौना है तो शुद्ध बौना है, उसको हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। अगर विषम युग्मजी की बात करें तो किसी लक्षण के जो दोनों जीन्स होते हैं वो क्या हों, अलग अलग हों। विषम युग्मजी में क्या है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे एक लंबे का हो गया, ठीक है, और एक बौने का हो गया, तो ये विषम युग्मजी है। ठीक, ये कुछ डेफिनेशन जो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, अलग से हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ये बेटा आ जाती है। नेक्स्ट आपका है फिनोटाइप। फिनोटाइप है, एक है जीनोटाइप, दोनों ही लगभग समान हैं। जैसे हम किसी पौधे को देख रहे हैं तो पौधे का हमें क्या दिखता है, बाहरी स्वरूप दिखता है, या तो वो लंबा है या फिर बौना है या फिर उसके पुष्प का रंग देखेगा। ठीक है, तो ये जो उसका बाहरी स्वरूप जो हमें दिखता है, यानी फिनोटाइप हमें
बाहरी स्वरूप के बारे में बताता है कि पौधा लंबा है या बौना। क्लियर। जीनोटाइप की बात करें तो किसी जीव के लक्षण का आनुवांशिक जो संगठन जो पता चलता है वो हमें जीनोटाइप से पता चलता है। जैसे यहाँ पे 3 कंडीशंस बनती हैं, कैपिटल टी मतलब ये शुद्ध लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी देखो अगर दोनों टी जो है वो कैपिटल है तो वो शुद्ध लंबा को रिप्रेजेंट करेंगे। एक जैसे इसमें आप देख रहे हो ना युग्म में एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो ये संकर लंबा हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्मॉल टी ये शुद्ध बौना। तो ये जीनोटाइप, ठीक है, यानी तीनों चीज़ें यहाँ पे अपने को अलग अलग दिख रही हैं। और अगर हम फिनोटाइप के रूप से देखेंगे तो इतना ये जो दोनों भाग हैं उसको हम कहेंगे लंबा और इसको कहेंगे भाई बौना। तो ये फर्क है बेटा जीनोटाइप और फिनोटाइप में। जीनोटाइप में क्या है, हम आनुवंशिक संगठन को देखते हैं, फिनोटाइप में केवल उसका बाहरी स्वरूप देखते हैं कि लंबा है या बौना है, बस इतनी चीजें अपन देखते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कारक क्या है, युग्म विकल्पी क्या है, समयुग्मजी क्या है, विषमयुग्मजी, फिनोटाइप, जीनोटाइप। एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, फिर आप नोट्स बनाएं। जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और जब हम ये इनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेंडल का एकल संकरण है, द्विसंकरण है, तो आपको और अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी क्योंकि इन चीज़ों का वहाँ पे यूज होता है। क्लियर। तो आज के वीडियो में अपन इन चीज़ों को ही समझेंगे। नेक्स्ट में हम मेंडल के एकल संकरण और द्विसंकरण के बारे में समझेंगे। द्विसंकरण को हम स्वतंत्र अपव्यवन का नियम भी कहते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।